अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे आवाज आ रही है? लाइबा, नूरुलैन, बेटा आप लोगों को आवाज आ रही है? हम स्क्रीन पे क्या करना? शो हो जाता है फुल स्क्रीन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी फातिमा, जी बेटा, आवाज आ रही है आप लोगों को? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है बच्चों? आवाज आ रही है आप लोगों को? येलो साइन आ जाता है ना। बेटा मुझे किसी की आवाज नहीं आ रही है, प्लीज मुझे ये बता दें। चैट में बताते हैं सबको आवाज आ रही है? हमारे अनम्यूट ऑल कर दिए। मैम आपकी आवाज आ रही है लेकिन हम लोग अनम्यूट नहीं हो रहे। अब मुझे मैम अब हो गया अनम्यूट। ओके मुझे अब हो गया। हाँ राइट, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम क्या मैम। हाल चाल है? ठीक मैम। जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू बेटा। क्या हाल चाल है? आयशा, उमैर, बेटा आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ प्लीज मुझे प्लीज बताएं, आप लोगों को आवाज आ रही है बेटा? यस मैम आवाज आ रही है। अच्छा चलिए, ओके। और स्क्रीन भी नजर आ रही है ना? Okay, so this is a quiz for you all. This is a patient, 12 years old patient who had history of sore throat followed by hematuria 2 days, after 2 days, and the patient also had these rashes all over the skin. ठीक है, the IgA levels were raised, serum IgA levels were raised. What is the most likely diagnosis?
12 years old child suffering from upper respiratory tract infection, had episodes of hematuria after 2 days, and with these skin eruption sort of rash. So serum IgA levels are raised. What is the most likely diagnosis? मैम सब बच्चे अनम्यूट नहीं हो रहे, कुछ ही अनम्यूट हैं तो सबको अनम्यूट कर दें। बेटा सबको ही किया है, दोबारा देख लेती। नहीं मैम, वो सब मैसेजेस कर रहे हैं कि सब Please, से नहीं हो रहा है। attendance का भी आता है। नहीं, ये तो म्यूट हो अनम्यूट सबको अनम्यूट। यस, अब आ रही है बच्चों आवाज? यस मैम। Yes, ma'am. सबको आ रही है? यस मैम। ये बेटा Yes, ma'am. इमरान ने आपसे ना एक बात करनी है आप लोगों के कंसर्न की, पहले आप लोग वो सुन लो। बच्चों की तकरीबन 10 से 15 बच्चे रोजाना एब्सेंट होते हैं। फिर वो आप लोग कहते हैं हमने अटेंड किया है, उसमें सारी एलएमएस पे अपलोड होगी अटेंडेंस, तो चेक कर लीजिएगा सारे। और तो चैट का जो आप बता रहे हैं, चैट बॉक्स। अच्छा बेटा इसमें आप लोगों ने अपनी एलएमएस पे तो अटेंडेंस मैंडेटरी है, एलएमएस के ऊपर आपकी अटेंडेंस का हम टाइम भी मॉनिटर कर रहे होते हैं। जिसने 30 मिनट की क्लास नहीं ली होती उसकी ऑटोमेटिकली एब्सेंट है, ठीक है, वो एलएमएस पे रजिस्टर नहीं होता जो 30 मिनट्स तक नहीं। और सेकेंडली आपकी जो चैट बॉक्स है ना बेटा, उसमें आप लोगों के कुछ 8-10 बच्चे हैं जिनकी अटेंडेंस नहीं आ रही, सो प्लीज आप अपनी अटेंडेंस इंश्योर करें कि आप लोगों की अटेंडेंस मार्क हो, ठीक है। मैंने कहा इससे पहले कि मैम, आपको do we have बताया a physical class tomorrow? जी बेटा, मैम कल we have हमारी no को idea physical beta. class है या We are still waiting for the UHS notification. If they say so, then we'll have to take you, we'll have to give you off. मैम how is it possible? अभी हम घर बैठे हैं मैम, 10 घंटे की ट्रैवलिंग है तो कैसे आएंगे मैम इतने शॉर्ट नोटिस पे? सॉरी बेटा, आप ऊंचा बोलोगे जरा, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम तकरीबन 8 to 10 आवर्स की ट्रैवलिंग है तो इतने शॉर्ट नोटिस पे कैसे ट्रैवल करेंगे ओके, इतना मैम? अगर इन केस बेटा ऑन कैंपस होगी ना, अगर कॉलेजेस खुलते Yes, हैं ma'am. तो फिर आपको टुमारो विल बी एन ऑफ फॉर यू ऑल, ठीक है, देयर विल बी नो ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू हाँ, मैम, थैंक जी यू। उस चीज के ऊपर मेरा मतलब था कि जो फर्दर नोटिफिकेशन यूएचएस की जैसे आएगी हम वो फॉलो करेंगे, वो जैसे तो हमें मैम ऑन नहीं। कैंपस फिजिकल जी बेटा, जब ऑन कैंपस अगर आपकी कल से ही है जो कि अभी तक हमें पता है, सो आप लोगों को ट्रैवलिंग के लिए कल का दिन दिया जाएगा, उस दिन हम ऑनलाइन क्लास नहीं रखेंगे ताकि आप लोगों की अटेंडेंस सफर ना करे, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। चलो यू वेलकम। Excuse me, ma'am. जी बेटा, मैम अटेंडेंस चैट बॉक्स से करते हैं या फिर पार्टिसिपेंट्स लिस्ट से? बेटा जो अटेंडेंस है ना, जब आप लोग एलएमएस के ऊपर आप लोग लॉग इन होते हो ना, यस मैम। वो आपकी अटेंडेंस मार्क होती है। दूसरी आपकी चैट बॉक्स वाली भी होती है, ये काउंटर चेक होता है कि कभी कभी फलान ड्रॉप हो गया, ये हो गया, सो बेटा काउंटर चेक करने के लिए जस्ट ये दो चीजें हैं, ठीक है। सो प्लीज आप मैम लेकिन एलएमएस पर तो हमने कोई असाइनमेंट बनानी हो तब हम लॉग इन करते हैं, वैसे तो हम क्लास तो यहाँ लेते हैं जूम के ऊपर जो लिंक आता है। आप लोगों की ना कुछ मैं आई विल आस्क द आईटी पीपल टू टॉक टू यू, मुझे इस चीज के बारे में आई एम नॉट वेरी मच अवेयर ऑफ, मैं ऐसे ही आप लोगों से कह दूं, लेकिन जो मुझे उन्होंने बताया था वो उन्होंने ये कहा था कि आपकी अटेंडेंस वो एलएमएस के ऊपर होगी, और सो मैं उनसे कहूंगी कि वो आपसे बात कर, ठीक है। ओके, मैं कोशिश करती हूँ कि अपने आज के ही लेक्चर में फैसल साहब से किसी से आपकी बात करा दूं, ठीक है बेटा। जी मैम। अच्छा ओके, अब चलिए जल्दी से ये सिनेरियो मुझे बताओ, चलो शाबाश। ये बच्ची है एक 12 साल की, क्या इसको आईजीए नेफ्रोपैथी। अच्छा जी, अब मुझे ये बताएं, मेरा क्वेश्चन सुने कि पेशेंट है, पोस्ट इन्फेक्शन, कोई और बताए, शाबाश, यू आर वेरी क्लोज, वेरी वेरी पोस्ट इन्फेक्शन। नो, आईजीए ज्यादा है, सो समथिंग रिलेटेड टू आईजीए, ठीक है। सो वन आंसर वाज आईजीए नेफ्रोपैथी। दिस इज अनदर क्वेश्चन व्हिच माइट कम एज एन एमसीक्यू,
So मैंने आपको बताया था the other name for IgA nephropathy is Burgess disease. So अगर आपको IgA nephropathy के बजाय options में Burgess disease दिया हो तो आपको पता होना चाहिए. And this is a condition in which सिर्फ आपके पास hematuria यानी कि IgA nephropathy नहीं है, but you have another symptom which is skin involvement. So this is called Henoch-Schillan purpura. ठीक है बेटा? It's a high yield question. ठीक है? It is called Henoch-Schillan purpura. And what is Henoch-Schillan purpura? अगर IgA के साथ आपकी और manifestations हो जाएं of the skin, of the upper respiratory tract, of the GIT, so उस condition को हम कहते हैं Henoch-Schillan purpura because now it's no longer a localized lesion, now it's a generalized systemic lesion. समझ आ गई बेटा? ये मैंने आपको सिर्फ इसलिए दिखाया कि ये एक MCQ आ जाता है, मैंने कहा मिस ना हो जाए हमसे, right? So this is Henoch-Schillan purpura. So we are talking about three things related to IgA. One is IgA nephropathy, where only the kidneys are involved. ठीक है? Other is called Burgess disease, which is synonym for IgA. So IgA nephropathy or Burgess disease is one and the same thing. And when in addition to this, the skin involvement also occurs or the GI involvement bleeding, so that condition is called Henoch-Schillan purpura. ये देखिए, ये नाम भी इधर लिखा हुआ है बेटा, इस स्लाइड आगे पीछे नहीं जा रही. ओके, ये देखिए, associated with arthritis, vasculitis, yeah, this is called Henoch-Schillan purpura. मैम ये स्लाइड्स मूव नहीं कर रही, स्लाइड्स मूव नहीं कर रही. मूव नहीं कर रही हैं. अब आइए, Yes, ma'am. अब आ गई. नो मैम. अच्छा बेटा, अब बेटा आइए. नो मैम. चेक कर. बेटा नहीं, आपको मूव होती नजर आ रही? नो मैम. चलिए मैं दोबारा इस पे आ जाती हूँ, तो हम आगे चलते हैं उतनी देर में. सो विल डू. ओके, ये मैं इतना अच्छी चीज आपको दिखाना चाह रही थी. चलो लेट मी आस्क यू क्वेश्चंस. मुझे, मैं एक वर्ड बताऊंगी, आप उस MCQ का मुझे आंसर बताना. स्पाइक एंड डोम अपीयरेंस ऑन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी. Diagnosis. Membranous. Membranous glomerulus. Shabash. Loss of foot process. वो भी membranous नहीं होता. Loss of foot process. Nephrotic. Minimal change disease. Yes. Minimal Nephrotic तो change बेटा disease. general है ना, लेकिन Yes, which category actually? Excellent. This is minimal change. Minimal change. Very good. Minimal. Okay. फिर आप मुझे बताएं IgA in mesangium. IgA deposits in mesangium. IgA. Nephropathy. IgA nephropathy. Other name for IgA nephropathy. Burgess disease. Burgess disease. If it involves this, if it is systemically involved, yeah, dispersed, what is that condition called? Henoch-Schillan purpura. Excellent, excellent. अब मुझे आप ये बताएं कि ट्रैम ट्रैक अपीयरेंस किसमें होती है? membranoproliferative. किसमें? Membranous इस अपने बुक्स खोली हुई है ना? नो मैम. Very पढ़ा good. भी था. Shabash, excellent. I'm so happy. So today we're going to take up membranoproliferative glomerulonephritis. ये important है, लेकिन इसकी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी ज्यादा important है. लेकिन I'll just go through this briefly. So membranoproliferative, as the name indicates, इसमें glomerular basement membrane और mesangial cells की proliferation है, right? And it is primary mostly, लेकिन secondary भी हो सकता है, like any other glomerulonephritis. So in membranoproliferative glomerulonephritis, the classification is type 1, type 2, type 3.
So जिन बच्चों ने पढ़ा है, can you tell me what is the difference between type 1, 2 and 3? Slide move कर रही है? नो मैम। No, ma'am. मैम टाइप 1 जो होते हैं वो सब एंडोथेलियल डिपॉजिट्स बनते हैं और टाइप 2 में शायद इंट्रामेम्ब्रेनस बनते हैं। शाबाश, वेरी गुड। ये अभी हम ना, आपको स्लाइड एक दफा नजर आ जाए, अब आ रही है? यस Yes, मैम। ma'am. Yes, ma'am. Okay. So membranoproliferative glomerulonephritis करते हैं. So primary membranoproliferative, I've already told you, membranous stands for the glomerular basement membrane, and proliferative stands for the proliferation of cells, like the mesangial cells, especially in this case. So primary membranoproliferative glomerulonephritis can be type 1, 2, and 3, and the main difference is that type 1 is immune complex mediated. अब ये आपका एक क्लासिक और ऑल्टरनेट पाथवे है, आपने थर्ड ईयर में पढ़ा हुआ है. You have a classical pathway, complement cascade, and you have an alternative pathway. अब जो मैं चीज बता रही हूँ ये गौर से देखना. You have an antigen antibody complex formed here, which is called immune complex. This immune complex actually activates a number of proteins, जिसमें से दो आपने याद रखनी है. One is C1 and the other one is C4. C4. So जब भी C1 और C4 आएगा, that means they are talking about membranoproliferative glomerulonephritis type 1, because it is going to involve the classical pathway. Got it? ठीक है? So whenever there is an antigen antibody reaction, इसको हम कहते हैं immune complex formation. So whenever antigen antibody reaction form in immune complexes, they are going to activate C1 and C4. और ये classical pathway में आते हैं. That is why we differentiate it into membranoproliferative type 1 and 2 and 3. 2 and 3 are non-immune mediated. उनमें immune complex नहीं बनता. Some sort of, that is why in this, इस वाले के अंदर we'll have immunoglobulins because immune complex बना है. We'll have C1 and we'll have C4. C1q and C4 इसके अंदर आएगा. समझ आ गया बेटा? Yes, Yes, ma'am. ma'am. अच्छा, जो दूसरा है ना, जो हमने 2 और 3 अब इनको मर्ज कर रहे हैं, वो एक्चुअली जो membranoproliferative 2 और 3 को मर्ज कर रहे हैं ये, और इसको कहते हैं कि C3 ग्लोमेरुलोपैथी. इन दोनों को कंबाइन करके अब C3 ग्लोमेरुलोपैथी कहते हैं. और उसको that comes under the heading of alternate pathway. उसमें क्या होता है कि you have an antibody that actually elicits the cascade of reactions or some other infectious material element which is going to stimulate this pathway. Therefore, जब ये pathway आएगा, you will not find any immunoglobulin, you will only find C3. देख रहे हो बेटा आप इसमें? So can you differentiate between, ये दो differences याद रखना, classical और alternate pathway में. Classical pathway में you have an antigen antibody complex which is called immune complex. So हम कहते हैं कि ये immune complex mediated है. Whereas in alternate pathway, जो inciting agent can be an antibody which can elicit a series of reactions activating C3, right? या कोई बैक्टीरिया या कुछ भी हो सकता है. So alternate pathway में you will not find C1, you will not find C4, you will just find C3. You will not find any immunoglobulin. So let's see what happens here. So in membranoproliferative glomerulonephritis, which is defined by IF because the gross picture is almost the same. The patient usually is either a child or an adult. पहली चीज जो हमने कही थी हमने बतानी है. He may have nephritic syndrome most commonly or may have nephrotic both, दोनों की picture. तो जब मैं nephritic कहती हूँ तो इसका क्या मतलब है? What do I mean? That the patient will have hematuria, the patient will have hypertension, the patient will have some sort of edema, oliguria and erythema. ठीक है? And nephrotic अभी आपको पता है. So the two types of membranoproliferative are immune complex mediated, जो मैंने ऊपर आपको दिखाया classical pathway, and complement mediated, जो मैंने नीचे दिखाया alternate pathway.
So in immune complex mediated, you will always find IgG and C3, right? In the glomerular basement membrane and in the mesentery. Whereas in the complement mediated, which is the alternate pathway, which is dominated by C3, you will not find any immunoglobulin. You will just find C3. अच्छा, मैंने अभी एक चीज मिस की है इसमें. इसके अलावा और दो चीजें क्या होंगी? मैम C1 और C4. शाबाश, C1q and C4. ठीक है? So ये चीजें हैं. These are the IF of membranoproliferative glomerulonephritis. And in C3 glomerulopathy, there comes two diseases. One is dense deposit disease, and the other one is C3 glomerulonephropathy. लेकिन याद रखें, इन दोनों को differentiate क्या करता है? C3 तो हमने कह दिया IF के ऊपर. What is going to differentiate them? कि ये dense deposit disease है या C3 nephropathy है? क्या बताएगा? What is the last two left? Electron microscopy. शाबाश, very well done. Electron microscopy बताएगी. So आपको समझ आइए, the membranoproliferative glomerulonephritis is broadly of two types. One is immune mediated, the other one is complement mediated. Immune mediated is the one जो कि classical है, जिसमें antigen antibody complex बनता है. So it is going to activate. Sorry, it is going to activate. It is going to activate C1 and C4, और eventually जहां पे ये combine करते हैं दोनों pathways, that is C3. So C3 तो mandatory आएगा ही आएगा. लेकिन the additional things that the immune complex mediated will have is एक immunoglobulin and IgG along with C1q, C4 and C. Done? और जब हम alternate pathway की बात करते हैं, which is the complement mediated pathway, इस pathway के अंदर will have C3, और C3 के अंदर comes two diseases. One is dense deposit disease, the other is C3, और इसका differentiate हम करते हैं on the basis of electron microscopy. ठीक है? C3 के अंदर हम ये नहीं बता सकते कि dense deposit है या ये, तो हम basically C3 के अंदर, I'm sorry, electron microscopy में जो, बेटा मेरे से इधर कर्सर में कोशिश कर रही हूँ, अगर आ जाए बेटा प्लीज कर्सर अगर मेरा. So what is the difference in electron microscopy of dense deposit disease and C3 glomerulonephritis? मैम इसमें वैक्सी डिपॉजिट होंगे, रिबन लाइक डिपॉजिट होंगे. बेटा dense deposit के अंदर they are basically within in the intramembranous, और बाकी हर जगह पे C3 glomerulonephritis में होंगे. It can be subepithelial, it can be anywhere, right? So ये वाली चीज आपने बुक में से देख ली. और IG और जो membranoproliferative type 1 के deposits कहाँ पे होंगे? मैम subendothelial. Subendothelial. Another MCQ. ये बहुत important MCQ है. This is the only area where you find subendothelial deposits, and this is type 1 membranoproliferative. So जो हर एक की classic presentation है ना, like the classic presentation is subendothelial deposits in membranoproliferative glomerulonephritis type 1, right? समझ आ गया इसका? Yes, ma'am. ठीक है. So this is the picture of membranoproliferative glomerulonephritis. इसमें मैंने शायद इसका वो भी I don't know, okay, छोड़ दें. ये देखो, this is the picture of the glomerulus in membranoproliferative glomerulonephritis. Describe. मैं बोलती जाती हूँ, आप मुझे लफ्ज बताते जाएं. Shape. What is the shape of this glomerulus? Ma'am, irregular. जी बेटा, इसको कहते हैं फूल की तरह नहीं बना हुआ, ये Flower like. फ्लावर लाइक है. इसको कहते हैं lobular accentuation. This is one lobule basically.
दिस इज वन, ये वाला ठीक है, दिस इज वन लॉब्यूल, ये जो एक नजर आ रहा है, ये दूसरी पत्ती एक और लॉब्यूल है. So this is lobular accentuation, forget about it. Is it cellular, hypercellular or hypocellular? Ma'am, hypercellular. Hypercellular. This is hypercellular. You find a lot of cells together. अगर आपको 3 से ज्यादा cells इकट्ठे नजर आ गए हैं, this means it is hypercellularity. तो इधर तो ये सारे के सारे देखो ग्रुप में पड़े गए, देख रहे हो आप, इधर भी ग्रुप्स में पड़े हुए. So this is a hypercellular glomerulus in which you can see a number of cells. You can see these mesangial cells. You can see this pink mesangial proliferation. These are the endothelium and a few inflammatory cells like lymphocytes. देख रहे हो आप बेटा? So you find all these cells here. और इसके अंदर होता क्या है? The injury at times is so severe that it's going to disrupt the basement membrane. ये मैंने एक पिक्चर दिखाई है बेटा. Here you can compare. This is the normal glomerulus. This is the glomerulus seen in membranoproliferative. कोई फर्क नजर आया? शक्ल में बहुत खूबसूरत फूल बना हुआ है. And cellularity is definitely increased. ठीक है? अब हम आगे चलते हैं. MCQ, MCQ, MCQ. The tram track appearance is seen in membranoproliferative glomerulonephritis. And what do you mean by tram track? Tram track क्या होता है बताएं? मैम वो जो रेलवे होती है Train उसके type, में railway रेल के type. दो आपने देखे होते हैं, दो पैरेलल जा रहे होते हैं उसकी ट्रैक्स जो होते हैं, ठीक है? मैम जिनके डबल दरमियान में उनको कनेक्ट किया हुआ होता है. सो वो जो ये देखिए, दिस इज एक्चुअली द बेसमेंट मेम्ब्रेन. आप एरो में देख रहे हो, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है जिसपे एरो है, और ये भी बेसमेंट मेम्ब्रेन है जिसपे एरो. ये असल में एक थी. दिस वाज एक्चुअली वन सॉलिड लाइन. लेकिन in this condition what happens that the mesangial cells they proliferate so much, the mesangial cells proliferate so much that they start growing within the basement membrane, और हमें look ऐसी आती है कि वो split कर दे. So this is called the tram track appearance. ये देखो, this green are the mesangial cells, the nucleus. This is the mesangial cell, this is the mesangium. ठीक है? These red color वाले are the deposits. ये वाले, they are the subendothelial deposits. ये fenestrated is the endothelium. This light pink color is the capillary, basement membrane. So इन दोनों के दरमियान जो जमा होगा, deposit होगा, that is called the subendothelial deposits. So red ones are the subendothelial deposits. अब ये क्या करता है जो mesangium है, it starts to proliferate as well. As a result of which ये जाता है, ग्रो करता है, और आपको पता ना, इट लेज डाउन कोलेजन एक्चुअली. ये भी आपको पता है मेसेंजियम का. तो ये देखें, इट इज ग्रोइंग इन द विद इन दिस बेसमेंट मेम्ब्रेन. तो जब ये बेसमेंट मेम्ब्रेन में ग्रो करती है तो इट एक्चुअली डिवाइड्स इट इनटू टू, और एक ऊपर और एक लोअर पार्ट. तो ये देखिए, दिस इज एक्चुअली आई थिंक एक और की पिक्चर जो कि ये ज्यादा क्लियर है. ये देखो, दिस इज द नॉर्मल पिक्चर. This is the fenestrated endothelial lining. Then you have the basement membrane. Then you have the podocytes and the crystal cell. What happens in membranoproliferative? That you have deposits. जो यहाँ पे deposits होंगे, इनको हम कहेंगे सब endothelial. Endothelium के नीचे. और जो इधर होंगे, इनको कहेंगे सब epithelial. Epithelial cells के नीचे. समझ आ रहा है बेटा आपको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा. अब जो सब एंडोथेलियल डिपॉजिट्स आर दीज ब्लैक वंस, देख रहे हो आप? दीज आर द सब एंडोथेलियल डिपॉजिट्स. अब ये क्या करता है, व्हाट दिस मेसेंजियम डज, कि ये मेसेंजियम जो है ना, इट स्टार्ट्स ग्रोइंग टुवर्ड्स द बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड देन इट इनकॉर्पोरेट्स इटसेल्फ. इस तरह बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर आ जाती है कि इट एक्चुअली स्प्लिट्स दिस वन बेसमेंट मेम्ब्रेन इनटू टू. समझ आ गई आपको? दिस पिक्चर इज कॉल्ड ट्रैम ट्रैक अपीयरेंस. ये जो मैं आपको बता रही हूँ, दिस इज द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक पिक्चर डायग्रामेटिकली इलस्ट्रेटिंग दिस ऑल दिस प्रोसेस, राइट? लेकिन असल में होता यही है कि इट्स बेसिकली you have the deposits in the subendothelium, as you can see here. Then this is the mesangium. The mesangium, it starts growing and infiltrates into the
basement membrane and it actually splits, pulls them apart. So इसकी वजह से tram track appearance नजर आती है. 2 MCQs very important of membranoproliferative glomerulonephritis. High yield MCQs. Subendothelial deposits are seen in dash. Membranoproliferative glomerulonephritis सही आंसर है. Yes, Is ma'am. this the right answer? Type 1 membrane Type 1. proliferative. This is the complete One. answer. ठीक है, type 1 is the. अगर आपको सिनेरियो में भी आए SCQ में या इस तरह, तो आपने type 1 पे क्लिक करना है. और दूसरे नंबर, tram track appearance on electron microscopy is a characteristic finding of type 1. इसमें भी आपने type 1 membranoproliferative लिखना है. So ये चीज मैंने आपको बता दी है. These are the subendothelial. ये आपकी बुक की डायग्राम है. मैं आपकी बुक की डायग्राम इसलिए शेयर करती हूँ बेटा ताकि आप लोगों को ज्यादा क्लियर इसका कॉन्सेप्ट हो जाए. सो ये देखिए, ये आपकी टाइप 1 की, सॉरी ये कर्सर है. These are the subendothelial deposits. This is the basement membrane and the mesenterium is growing in the basement membrane and splitting it, giving it the tram track appearance. ठीक है. और जो dense deposit disease है वो भी यही करती है, लेकिन आप ये देखें dense deposit disease is not in the subendothelium. देख रहे हो? It is entirely within the membrane, basement membrane. So the deposits on electron microscopy of membranous type 1 will be subendothelial, and of type 2 dense deposit disease will be intramembranous. ठीक है बेटा? ठीक है बच्चे? Yes, ma'am. तो अब अगर मैं आपको डिफरेंसेस कहूं, आई थिंक दिस इज मैं इससे ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी. इतनी ज्यादा डिटेल इज नॉट एक्सपेक्टेड ऑफ यू. ठीक है. सो आप लोगों को बस इतना ही पता होना चाहिए. मेम्ब्रेनोप्रोलिफरेटिव इज ऑफ 2 टाइप्स, कुछ कहते हैं 3 टाइप्स, उसको 2 और 3, लेकिन हम इसको 3 करेंगे. इज ऑफ 3 टाइप्स. और अगर हम ब्रॉडली करें तो टाइप 1 एंड टाइप 2 is C3 glomerulopathy. And in C3 comes again 2 subtypes. One is dense deposit disease, the other one is C3 glomerulopathy. फिर हमने क्या बात की है अभी तक? सिर्फ हमने ये कहा है कि ये 2 चीजें हैं जिसमें कि टाइप 1 is immune complex mediated and type 2 is complement mediated. तो immune complex mediated में C3 भी आएगा, IgG, C1q and C4, और complement mediated में it will just be C3, further divided into dense deposit disease and C3 glomerulonephritis, which are further subdivided on the basis of their electron microscopic picture. And what is the electron microscopic picture? It is sirf intramembranous in cases of ये deposits किसके हैं? Mesangial cells. नहीं बेटा, ये वाले रेड वाला, रेड सब एंडोथीलियल. अब आप ये करोगे आपको बेहतर समझ आएगी. तो ये हम आपको बता चुके हैं सारा. तो आप ये याद रखें कि ऑल दोज मेम्ब्रेनोप्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो C3 है, जिनके अंदर कॉम्प्लीमेंट कंज्यूम हो रहा है, उसके अंदर हाइपोकॉम्प्लीमेंटिनीमिया हो जाएगा. हाइपोकॉम्प्लीमेंटिनीमिया का क्या मतलब है? ब्लड में कॉम्प्लीमेंट लेवल कम हो जाएगा, क्योंकि सारे तो डिपॉजिट हो रहे हैं किडनी के अंदर. ठीक समझ आ गई? ये बाकी आप करना, ये बहुत ज्यादा इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. क्या समझ आता है इससे? A patient is suffering from something, and then the clinician finds that the renal functions are deteriorating rapidly within days, over hours. So इसको हम कहते हैं rapidly progressive glomerulonephritis, that the patient already had something, mostly idiopathic भी होते हैं, लेकिन mostly had some sort of a nephritic, most commonly, or nephrotic syndrome, लेकिन ज्यादातर ये it follows, हमने कहा था ना कि nephritic syndrome में क्योंकि blood आ रहा होता है, इस वजह से oliguria और azotemia ज्यादा मार्ग होती है, and it progresses rapidly. It progresses much more rapidly as compared to nephrotic syndrome.
and it can end up in rapidly progressive glomerulonephritis. बेटा दो चीजों को कंफ्यूज नहीं करना. One is the word rapidly progressive glomerulonephritis, which is used by the clinician. उसका nephrologist देख के बताएगा. And the second thing is crysenteric glomerulonephritis. Crysenteric glomerulonephritis कौन बताएगा? जी मैम उसमें जनाब. नेफ्रेटिक सिंड्रोम की अपीयरेंस होती है. बेटा नहीं, अभी मैं कुछ और बात कर रही हूँ. There are two words which are interchangeably used. One is rapidly progressive glomerulonephritis and the other one is crysenteric glomerulonephritis. So the doctor, the physician, the nephrologist actually says use these terms. Rapidly progressive glomerulonephritis. कि जी अच्छा भला मेरे पास आता था फॉलो अप के लिए नेफ्रेटिक सिंड्रोम के लिए, अब ये आया तो इसका यूरिन आउटपुट बहुत कम हो गया है, ये सही नहीं कर रहा, इसका तो बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ है. So rapidly progressive glomerulonephritis, इसका तो यूरिन आउटपुट बहुत कम हो गया. So this is rapidly progressive glomerulonephritis, जो हमें physician कहते हैं. But when the biopsy comes to a pathologist and the pathologist sees it under the microscope, there are two morphological features that the pathologist picks up and says it is crysenteric. So जो crysenteric है ना, this is the morphological description of this rapidly progressive glomerulonephritis. समझ आइए बेटा, क्लिनिशियन ये बताएगा, लेकिन जो रिपोर्ट हम जनरेट करते हैं अंदर ऐसे पेशेंट्स में, उसमें क्रेसेंट्स आ रहे होते हैं ना. व्हाट डू यू मीन बाय क्रेसेंट? दिस इज द नॉर्मल टाइम. बेटा टाइम क्या होगा? ओके. तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना बहुत जरूरी. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. SCQ एंड ऑफ कोर्स MCQ तो है ही. ये देखिए, दिस इज, ये अब आप लोगों को पता है सबको, दिस इज एंडोथेलियल लाइनिंग. दिस ग्रीन वाली जो है ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और ये हमारे एपिथेलियल सेल्स हैं विद पोडोसाइट्स. ये बोमेन स्पेस है ये वाली, और ये पेराइटल सेल्स. अभी तक हमने जितना कुछ पढ़ा है वो सब प्रॉब्लम इधर होती है, एंड इन सारी चीजों का मकसद ये था कि बोमेन स्पेस शुड रिमेन क्लियर. ऐसे ही है ना? आ रही है बच्चों आवाज? जी मैम. अब बेटा ऐसे होता है कि सम सॉर्ट ऑफ इंजरी, कोई इन्फेक्शन, कोई एंटीजन, एनीथिंग, इट इज सिवियर इनफ दैट इट कॉजेस डिसरप्शन ऑफ दिस एंडोथेलियल लाइनिंग. इतना ज्यादा होता है. जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस कॉन्टिन्यूअस बेसमेंट मेम्ब्रेन. ये फॉलो करो, ये कॉन्टिन्यूअस है, इधर फॉलो करो. ये बेसमेंट मेम्ब्रेन आ रही है, और जहां पे एंडोथेलियल सेल्स के साथ आई है देयर इज अ ब्रेक. ब्रेक देख रहे हो आप? इट्स नॉट कॉन्टिन्यूअस. कैन यू सी द ब्रेक? ठीक है. Yes, इसका ma'am. मतलब है कि the injury was so severe that not only the endothelial cells were disrupted, but it also destroyed or injured the basement membrane. अब ना endothelial cell रहा, ना basement membrane रही, तो आप ये समझे कि जितना भी गंद है which is within these capillaries, जिससे कि यूरिन बनना है, अल्ट्राफिल्ट्रेट बनना है, it is now leaking out in this Bowman space. So all sort of fibrin, all sort of proteins, they will be in this Bowman space. Or fibrin is an irritant. It is a very, fibrin is present in the blood. So it is an irritant. ये irritate करता है parietal cells को, and now the parietal cells start going. अब ये हिस्सा इन्होंने जरा क्लियर कर दिए आपको बताने के लिए कि अब मेन इवेंट्स क्या आ रहे हैं. So the parietal cells start growing. ये देखिए. This is called, yes, of course, there will be some cellular proliferation and process of fibrosis will, आपको पता ना healing साथ साथ चलती रहती है, तो fibroblasts भी आ जाएगी. So when this is called crescent formation, चांद की तरह है ना, crescent की तरह, ठीक है? So this is called crescent formation. So अगर मैं आपको अभी तक बताऊं तो आपको ये पता चले कि the injury here, चाहे वो पुरानी nephritic syndrome चल रहा है या कुछ भी चल रहा है, at this moment the injury is so strong and it has come to a level that all the glomerular components, the capillary contents, they destroy the endothelial lining, they destroy the basement membrane and gain access into the Bowman space. And then they keep on irritating this parietal layer.
and the parietal layer as a result of which starts proliferating. And when the cells proliferate, this is called a cellular crescent. This is called, so जो patient को कह रहे हैं ना कि rapidly progressive, वो ये stage आई हुई है kidney, इसलिए rapidly progressive है glomerulonephritis, उसको इसकी urine ही नहीं आ रहा कि सब कुछ इधर आया हुआ है, और they are unable to actually pass on that ultrafiltrate ahead. समझ रहे हो? So patient का urine level drop करना शुरू हो जाता है. So this MCQ, the crescent formation is due to proliferation of the endothelial cells, due to disruption of the basement membrane, due to proliferation of the parietal cells, due to proliferation of the visceral cells. Parietal cells. Shabash. Parietal MCQ, cells. high yield MCQ. बहुत important. Crescents are always and always formed by proliferation of the parietal cells. ठीक है? So और फिर जब ये ज्यादा पुराना हो जाता है, so what happens कि ये cells कम हो जाते हैं, obviously process of healing takes over, or it all becomes a fibrous crescent because these cells are now replaced by more and more fibroblasts. समझ आ गई आपको? So this is the Yes, pathogenesis ma'am. of crescentary glomerulonephritis. Very simply explained here. Very, very easy. कि आपका, this is the visceral layer, this is normal. Whenever the injurious agents come and they disrupt this barrier, they will gain entry into this Bowman space. Once they're in the Bowman space, they have everything that this dirty, जिसको कहते हैं ना, ये जो blood of the glomerulus has. So all these material, like all these proteins, RBCs, along with the plasma, fibrin, everything will enter into this Bowman space. Fibrin is very, very irritant, and the proteins as well. They are going to irritate, and they are going to irritate this parietal layer. It will proliferate, resulting in the formation of cellular crescents first, followed by fibrous crescents. And once fibrous crescents are formed, समझो कि बंदे की वो किडनी गई. He is a candidate for transplant. ठीक है? If more than 80% of the glomeruli are involved by crescents, the person is a very, has a very, very poor prognosis. So ये basically वही चीज है diagrammatically कि crescent जब बनते हैं, initially they are cellular, then they are fibrous, and this entire, in the end, glomerulus turns into a ball of fibrous tissue, loses its function. Very, very important MCQ and SCQ. This table is a very important SCQ. So 3 types of crescentary glomerulonephritis are type 1, type 2, type 3. आपने जो चीज याद रखनी है वो type 1 का याद रखना है. It is antibody mediated and anti-GBM mediated. Anti-GBM, ये 2 GBM को affect करती है. GBM of the lungs and GBM of the kidneys. So lung में hemoptysis होता है. समझ आइए, उसको खांसी में blood आता है, hemoptysis होता है, और इसी तरीके से किडनी में hematuria होता है. So this is, what is this called? This is called good pasture syndrome. MCQ, MCQ, MCQ. Good pasture syndrome आपने बहुत अच्छे से करना है. Type 2 is immune. बेटा मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगी. It is more of memorizing rather understanding. जो ज्यादा चीज थी वो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिए. तो इसमें ये आपने याद रखना है. अब MCQ क्या आएगा? नंबर 1 गुड पैस्चर सिंड्रोम. गुड पैस्चर सिंड्रोम कौन सा है? जिसमें लंग भी इन्वॉल्व है, किडनी भी. तो सिनेरियो में आएगा कि एक 40 years old बॉय या मेल है, he had bouts of hemoptysis, और उसके बाद ना later on he developed renal dysfunction along with hematuria. So the most likely diagnosis is, what is the diagnosis? Good pasture syndrome. Good pasture Type syndrome. ठीक है, और गुड पैस्चर सिंड्रोम हो सकता है आपको दे दे और आपसे इसकी IF पूछे. इसकी IF is another MCQ because this is the only glomerulonephritis so far which gives a linear deposit of IgG-C. Otherwise, हर जगह आपको IgG-C3 के granular deposits मिलेंगे. The only condition where you'll have very high yield MCQ
The only condition where you're going to have linear IgG deposits, that is good pasture syndrome. मैं आपको जो आज असाइनमेंट दूंगी उसमें मैं एक दूंगी जिसके अंदर सिर्फ हाई यील्ड एमसीक्यूज ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की EM या IF वाइज दूंगी, ठीक है, ताकि आप लोग जब पढ़ो तो उनको जरूर गो थ्रू करें. Then we have type 2 glomerulonephritis. It usually involves infections, SLE, इस तरह की चीजें, and anoxia and purpura. So it has lumpy, bumpy, granular pattern. This is not important, much important. ये इतना नहीं है. This is called immune complex mediated. तीसरे वाला है पॉसीम्यून. पॉसीम्यून का मतलब इसमें इम्यून कॉम्प्लेक्स का कोई अमल दखल ही नहीं, तो इसका इसमें सी आन का वगैरह चलती है. तो दिस इज, ये बेटा दिस इज मोर ऑफ अ रट्टा. ये आप लोगों ने करना है. याद क्या करना है? 3 टाइप्स याद करनी है. इट हैज टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3. टाइप 1 की एग्जांपल्स याद करनी है, व्हिच इज एंटी-GBM, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू. 2 एमसीक्यू आती हैं. एक सिनेरियो दिया होगा और आपने पिक करना होगा कि गुड पैस्चर सिंड्रोम. दूसरा सिनेरियो दिया होगा जिसमें आपको गुड पैस्चर सिंड्रोम का बता देंगे और आपने पिक करना होगा कि लीनियर डिपॉजिट्स इसके अंदर होते हैं ऑफ IgG-C3 rather than granular deposits. Then type 2 is immune complex mediated. Immune complex mediated में 3 मेन इंपॉर्टेंट याद रखो. जो तीनों जो है, 2 उनमें से नेफ्रिटिक करते हैं, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एंड IgA ग्लोमेरुलोनेफ्रोपैथी. और IgA के साथ ही आप याद रखो एनॉक्सियल एंड पर्परा, ठीक है, एंड SLE ऑब्वियसली कम्स इन एवरी, और SLE इसमें आ जाए. और पॉसीम्यून होता है वेयर द कॉज इज नॉट मच नोन, इट इज ANCA mediated autoimmunity में उसमें. तो यू हैव C-ANCAs, P-ANCAs, ये आपको देखिए. ये इतना मेरे ख्याल में आपके लिए इम्पोर्टेंट है. So this was for today. ये मैं आप लोगों को असाइनमेंट दूंगी बेटा, आप लोगों ने ये असाइनमेंट करनी है. This assignment has one part, one component which will be totally MCQ. जैसे कि सब एंडोथेलियल का नाम ले तो आपको किसका आना चाहिए? अगर सब टाइप 1 मेसेंजियल का ले मेम्ब्रेनोप्रोलिफरेटिव, लीनियर का ले तो किसका आना चाहिए? ठीक है, तो ये चीजें करनी है ताकि आप MCQ पिक कर सकें. ठीक है, थैंक यू वेरी मच बेटा. अल्लाह. मैम जी मैम बेटा. फ्राइडे वाला टेस्ट होगा? बेटा ऑन कैंपस पे डिपेंड करता है. आपका मैं चाह रही हूँ कि मैं ले लूँ फ्राइडे वाले दिन जस्ट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, वो मैं आपको आफ्टरनून में चाहे दे दूंगी उस पे LMS पे. इट विल बी अ शॉर्ट टेस्ट. और ये मैं आपको बता दूं बेटा, आपके ये जितने टेस्ट हो रहे हैं, ये जितने भी, ये सबके कलेक्टिव मार्क्स होके जो किडनी से रिलेटेड असाइनमेंट और हो रहे हैं, आपके मार्क्स के रिजल्ट लगेंगे अंडर द हेडिंग ऑफ किडनी. ये जो आपका ओपन बुक टेस्ट हुआ है, ये जो आपकी असाइनमेंट्स आप लोग टाइमली सबमिट करा रहे हो, इन सब की मार्किंग होके एज उसकी असेसमेंट के अंडर आए. ठीक है, सो प्लीज डोंट टेक देम लाइटली. ठीक है बेटा. और वो फ्राइडे वाला टेस्ट आपका इंशाल्लाह ताला आफ्टरनून में या इन द इवनिंग टाइम आपको बता दिया जाएगा ऑफ एट द मोस्ट 10 or 15 MCQs. That's it. ठीक है. टॉपिक जस्ट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. और कोई चीज बेटा? थैंक यू.